टुडेज टॉपिक इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है काल अनाश्रित, जो समय टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो अपन ने ओके तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखी थी, और क्योंकि उसमें टाइम का टर्म था, ओके, डेल बाय डेल टी वाला अपन ने देखा था, उसमें पार्ट था, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा था। अब हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करनी है। तो जो वेव फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, जो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है, मान लीजिए उसे हम दो ऐसे फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख लेते हैं, जिनमें से एक टर्म केवल पोजीशन का फंक्शन होगा और एक टर्म केवल टाइम का फंक्शन होगा। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ये मैथमेटिक्स का मेथड होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। चरों के पृथक्करण विधि में क्या होता है, कोई फंक्शन सपोज हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल का हो, तो उसे हम ऐसे फंक्शंस के रूप में लिख सकते हैं जो इंडिविजुअल, यानी एक फंक्शन केवल x का होगा, एक केवल y का होगा, एक केवल z का होगा, तो ये कहलाता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ हमने मान लीजिए साई है वो r और t का है, तो उसे दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अब ये देखो साई का डिनोशन थोड़ा सा अलग है। ये साई होता है कैपिटल साई में यहाँ पर इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल लेटर में होता है उसको केवल ऐसे ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए है, दोनों अलग अलग है, ये कैपिटल साई होता है और ये स्मॉल साई। तो ये वाला साई और ये वाला साई सेम नहीं है, क्योंकि इसमें तो दोनों पार्ट है और इसमें केवल r है। तो ये स्मॉल साई है और यहाँ पर फाई। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये हमने डिराइव की थी, ठीक है, ये हमने डिराइव की थी। और इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे। तो जहाँ पर साई आर टी है वहाँ साई आर फाई टी, और इस जगह भी साई आर फाई टी। तो ये हमने पुट कर दिया और बाद में इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये वाली इक्वेशन पूरी मिल जाएगी। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे साई आर फाई टी से। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे साई आर फाई टी से, यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे साई आर फाई टी से, और यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे साई आर फाई टी से, ठीक है। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर केवल फाई वाला टर्म कैंसिल होगा, क्योंकि साई आर कैंसिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके आगे डिफरेंशियल का ऑपरेटर लगा हुआ है, ये डेल टू ऑपरेटर लगा हुआ है, जबकि नीचे ये ऑपरेटर नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन को अपन वापस लिख लेंगे, तो ये तीनों टर्म अपन को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर अपन को टाइम नहीं दिख रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा केवल r पे डिपेंडेंट है और राइट साइड पूरा केवल t पे डिपेंडेंट है। और क्योंकि r और t वेरिएबल है जिन्हें हम चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब सपोज करो हमने r में चेंज किया, टाइम को चेंज उस वक्त नहीं किया। अगर हम r में चेंज कर देंगे तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी और राइट हैंड साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। यानी सपोज करो शुरुआत में लेफ्ट साइड की वैल्यू 3 थी और राइट साइड की वैल्यू भी 3 है, तभी दोनों इक्वल है। लेकिन जब हम r में चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो कोई ना कोई चेंज होगा, और सपोज उसकी वैल्यू 4 हो गई, बट r को चेंज करने से राइट साइड चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी वो 3 का 3 रहेगा। तो उस कंडीशन में 4 = 3 आंसर आ जाएगा, विच इज इनवैलिड, करेक्ट, इनवैलिड होगा। सिमिलरली अगर हम टाइम में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगा बट लेफ्ट हैंड साइड चेंज नहीं होगा, और इस वजह से वो दोनों इक्वल नहीं रह पाएंगे। इसका ये मतलब है कि दोनों साइड जो है वो एक सेम कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए, जिस पर r को चेंज करो चाहे t को चेंज करो वो हमेशा वैल्यू फिक्स रहे। तो इस वजह से हम इन दोनों ही साइड्स को, यानी इसको भी और इसको भी, दोनों को मिला के एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं। और मान लीजिए वो कांस्टेंट है कैपिटल E। वो कांस्टेंट अपन ने कैपिटल E ही क्यों लिया, इसका रीज़न थोड़ी सी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू आती है इनकी वो एनर्जी के इक्वल आती है डायमेंशन वाइज। ये देखो एक्चुअल में क्या है कि ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी है, और किसी चीज़ में कोई चीज़ तभी ऐड होती है जब वो सेम डायमेंशन की हो। तो अगर ये एनर्जी की डायमेंशन दे रहा है तो ये भी एनर्जी की डायमेंशन देगा, और ये भी एनर्जी की डायमेंशन देगा। तो राइट साइड में हमें जो कांस्टेंट मिलेगा वो एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम इस कांस्टेंट को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या होगा कि चाहे अपन r में चेंज करें चाहे t में चेंज करें, यहाँ पर हमारी एनर्जी फिक्स रहेगी, तो दोनों इक्वेशन हमारी हमेशा के लिए वैलिड रहेगी। अब हम पहले राइट साइड को E के इक्वल करेंगे और लेफ्ट साइड को E के इक्वल करेंगे, और दोनों से देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पहले इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड विच इज़ दिस वैल्यू, इसको E के इक्वल किया। यहाँ पर इस डेल टी को तो उधर ले गए और इस फाई को डेल फाई के नीचे, यहाँ पर मैंने फंक्शन नहीं लिखा, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो डेल फाई अपॉन फाई हो जाएगा, रिमेनिंग ये हो गया। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, हम जानते हैं dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x।
ठीक है। log x इज इक्वल टू आ जाएगा और डेल टी का सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, टी सम कांस्टेंट भी आता है हमारे कन्वीनियंस के लिए, हम उस कांस्टेंट को 0 मान लेते हैं। यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे तो log उस साइड जाने से क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो ये तो हमें मिल गया फाई, और फाई की वैल्यू जैसे ही मिलेगी तो साई आर टी की वैल्यू हमें पता है क्या था, साई आर इंटू साथ में क्या था, फाई टी। तो उस फाई टी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण जो हमें मिलती है ये उसका हल होता है। तो ये एक तो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत जगह काम में आएगा अगले कुछ लेक्चर्स में। अब हम उसकी लेफ्ट साइड इक्वेशन 3 की राइट साइड से तो हमें फाई मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड यानी ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ई के इक्वल करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये ई के इक्वल हो गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साई आर को एलसीएम लेके उधर भेज देते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये साई आर किससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर ये भी छोड़ो, आप पूरी इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को अपन साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर वी आर के साथ में साई इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई के साथ में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में तो साई नहीं रहेगा, तो फर्स्ट टर्म में केवल कौन सा पोर्शन बचेगा, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो डेल टू साई बचेगा। सिमिलरली वी के साथ में क्या है, केवल साई है। तो दोनों में ही यहाँ पर हमारे पास ये साई है और ये साई है, तो इस साई को ब्रैकेट के बाहर ले लिया और रिमेनिंग टर्म को हमने अंदर रहने दिया। राइट साइड में हमारे पास हो गया ई साई। अब इस पूरे समीकरण में कहीं पर भी आपको टाइम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये इस वजह से ये कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसमें टाइम का कोई भी पार्ट या कोई भी पोर्शन नहीं है। तो ये हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर लिया है।